बल्कि फ़ेसबुक से मुझे याद आया कि हम्म, फ़ेसबुक पे काफ़ी सारे ग्रुप्स भी हैं और उसमें बिल्कुल। एक ग्रुप है पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन, और उसका एक कनाडा चैप्टर है जी जी जिसमें आप काफ़ी सरगर्म होते हैं जहाँ जी, तक मुझे पता बिल्कुल। है। हाँ जी, मुझे थोड़ा सा उस ग्रुप के बारे में बताएं, सही। और मुझे फिर ये बताएं कि आप उस ग्रुप में एक्टिव हैं तो आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, या आपको क्या चीज़ सपोर्ट करती है इसमें कि आप उस ग्रुप में एक्टिव रहते हैं सही। और आपको एक फॉलोइंग है वहाँ पे। थोड़ा इस चीज़ को एक्सप्लेन या करें। श्योर, तो बेसिकली मैं वो जो ग्रुप है, जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन कनाडा चैप्टर है, तो उसमें हम लोगों को फ्री गाइडेंस देते हैं कि आपने किस तरह कनाडा का स्टडी वीज़ा लेना है। स्टडी वीज़े की भी देते हैं, किसी को अगर विजिटर वीज़े की भी चाहिए होती है तो वो भी, लेकिन प्राइमरी उसका जो फोकस है वो स्टडी वीज़े का है। और वो पाकिस्तान का ग्रुप है, जिन लोगों ने बनाया वो सब पाकिस्तानी हैं। ठीक है, उस ग्रुप को रन तो कोई और करता है, लेकिन मैं उसका पार्ट हूँ। मैं उसको मैनेज भी करता हूँ ग्रुप को, और प्लस लोगों की जो क्वेरीज़ होती हैं उनके जवाबात भी देता हूँ। तो उसमें फिर ये होता है कि जी कि सब मिल के जिसका भी जो नॉलेज होता है वो उसको गाइडेंस देते हैं। अब जहाँ तक मेरी बात है कि मेरा नॉलेज किस तरह इसमें आया, तो मैं जब कनाडा आया था, मैं भी एज ए स्टूडेंट आया था, तो मैं उस सारे प्रोसेस से खुद से गुजरा हुआ हूँ, सारी चीज़ें खुद की हुई हैं मैंने। तो उससे मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन हुआ। फिर प्लस मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को भी इसी तरह ही गाइडेंस दी, उनके वीज़े फ़ाइल किए। ठीक है, और इस तरह उनके भी सक्सेसफुल रहे, और मेरी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन हुआ इस चीज़ों को लेके। तो फिर मैंने सोचा कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प क्यों नहीं करते, राइट। तो क्योंकि मैं तो उस पहले ग्रुप का पार्ट नहीं था, आज से 3 साल पहले बात कर लें, तो मैं ऐसे बैठा सोच रहा था कोविड के दिनों में कि यार, कि मैंने देखा है कि एक हमारी एक कम्युनिटी है, इंडियंस कम्युनिटी, वो कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो हमारे पास भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो देन आई केम अक्रॉस दिस PSA ग्रुप ऑन फेसबुक, और फिर मैंने उसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितने लोगों को भी गाइडेंस दी है, उसमें से आप कह लें कि 90% लोग जो हैं वो कनाडा में इस वक्त पढ़ रहे हैं बैठ के। तो उससे एक बात को ज़रा एक अच्छा फीलिंग आती है कि यार कि आपका एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस की वजह से किसी और की हेल्प हो रही है। तो ये उस ग्रुप्स को इस तरह हम रन करते हैं, और इसकी वजह से अब मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ आपकी प्रोफाइल देख के कि जी कि आपको कौन सा चीज़ सूट करेगी, और किस चीज़ में आपको पढ़ने के लिए आना चाहिए, और किस प्रोविंस में जाना चाहिए, और स्पेशली वीज़ा कैसे लेना है। मेन चीज़ वो ये होती है कि आपने कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगानी है, किस तरह अपने केस को प्रेजेंट करना है, और ये सब हम काम जो है वो उस ग्रुप के ऊपर, क्योंकि हम कोई चार्जेस नहीं लेते, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, एज ए वॉल्टियर काम करते हैं। तो इस अच्छा, ग्रुप में ये है। सही। और और मैं एक चीज़ भूल गया, मेरी अपनी कोई इस तरह की क्वालिफ़िकेशन नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर कैनेडियन रजिस्टर्ड कोई कंसल्टेंट हूँ। ये मेरा अपने एक्सपीरियंस है, और जिसकी वजह से मैं लोगों को गाइड कर सकता हूँ। क्योंकि आप जब यहाँ कनाडा में आए तो आप ख़ुद एज अ स्टूडेंट आए थे। जी बिल्कुल। हमने लास्ट पॉडकास्ट में इसके बारे में बात की थी, बट नए सुनने वालों को थोड़ा सा वो अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि जब आप कनाडा आए तो एक सरसरी सा अपना सफ़र बता दें, ताकि लोगों को आइडिया ये हो जाए कि अगर ये शख्स ये हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो किस बेसिस पे, अगर ये क्वालिफाइड कंसल्टेंट नहीं है तो फिर हम क्यों बात सुने। हाँ ये ठीक है। जैसे मैं कनाडा में आया था 2001 में, और उसकी रीज़न ये थी कि मैंने तो खैर कनाडा आना नहीं था, मैंने तो US जाना था। लेकिन जब मेरा वहाँ का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, तो फिर मैंने कैनेडियन एम्बेसी गया, वहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि जी ये 100 यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हैं, इसके अंदर आप एडमिशन ले लें तो हम आपको वीज़ा मिलने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने उसमें से एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की। लकीली बाद में मुझे पता चला जी कि वो तो सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा भी है। तो वो उसमें मेरा एडमिशन हो गया, फिर मुझे उस पर वीज़ा मिला। वो सारा पेपर वर्क मैंने ख़ुद से किया, मैंने एडमिशन से लेके वीज़ा लेने तक का हर चीज़। और फिर मैं 2001 में यहाँ पढ़ने के लिए आ गया, और मेरे फिर 4 साल की बैचलर्स की डिग्री थी, मैंने उसको ख़त्म किया। और फिर उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाया, वीज़े को वो भी खुद ही किया। फिर वर्क परमिट से उसको PR में कन्वर्ट किया, वो भी खुद ही किया। तो वो इस तरह करते करते एक्सपीरियंस बढ़ता गया, लोगों को फिर हेल्प भी किया कि किस तरह क्या करते हैं। और मैंने
बड़े रिस्क भी लिए हुए हैं। यानी उस ज़माने में जब हमने अपना वर्क परमिट लेना था तो उसमें टेक टाइम लगता था कि 2 महीने के बाद आपको आएगा, लेकिन मेरा जो एम्प्लॉयर था वो रेडी था कि मुझे आप 1 हफ़्ते में ज्वाइन करें, लेकिन मैं उसको ज्वाइन नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास वर्क परमिट नहीं था। तो मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट था, तो मैंने क्या किया, मैं नोवा स्कोशिया में होता था, मैं नोवा स्कोशिया से इधर टोरंटो आया, टोरंटो से मैं गया बफलो, बॉर्डर क्रॉस किया, मेरे पास यूएस का वीज़ा था, कैनेडियन एम्बेसी गया, वहाँ जाके मैंने उनको कहा जी मुझे ना वर्क परमिट चाहिए, एंड दे वर शॉक कि मैं यहाँ पे क्या करने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा जी कभी कोई आता नहीं है इस तरह। तो मैंने कहा जी मैं आया हूँ और मुझे इस तरह ये वर्क परमिट चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 1 साल का वर्क परमिट दे देते हैं सिंस यू आर केम हियर। मैंने उसको बाकायदा वीज़ा ऑफिसर को मैंने कहा कि मैं तुम्हारा प्रोसेस चेंज हो चुका है, इट्स 2 years नाउ। तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा यू गो बैक एंड चेक। वो बंदी वापस गई अंदर, वो चेक करके 10 मिनट वापस आई, कहती है आई एम रियली सॉरी, वाकई प्रोसेस चेंज हो चुका है, तो आपको 2 साल का वर्क परमिट देते हैं। तो इस तरह फिर मैंने लोगों को बताया कि जी कि इस तरह आप जाके कर सकते हो। खैर अब तो एम्बेसी बंद हो चुकी है तो अब ये कोई काम हो नहीं सकता। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग करना शुरू हो गए थे। अच्छा, तो वो क्या मतलब एम्बेसी बंद हो गई? यानी उन्होंने वहाँ से मूव ही कर दी एम्बेसी, बफलो से उन्होंने मूव करके आई थिंक वो न्यूयॉर्क ले गए हैं, यानी कि न्यूयॉर्क जो सिटी है वहाँ ले गए हैं। और वो अब वो डील भी नहीं करते इस तरह कि आप इस तरह वॉक इन करके आके आप वर्क परमिट ले लें। सही। तो बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्शन से आइडिया जो हुआ वो यही है कि भले आप कोई क्वालिफाइड रजिस्टर्ड कंसल्टेंट नहीं है, बट यू आर समबडी जो एज अ स्टूडेंट आया और ख़ुद उसने स्टेप से गुजरा, तो वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं ना, प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स के, ये काम ऐसे हो सकता है, ये बुक में नहीं लिखा, तुम्हें ऑनलाइन नहीं मिलेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस मैं ये जानता हूँ, तो वो लोगों के लिए एक वैल्यूएबल चीज़ मोस्ट डेफिनेटली हो सकती है। अब वैल्यू से और चीज़ों से मुझे ये अगली जो चीज़ याद आ रही है वो ये कि मेरी लास्ट पॉडकास्ट के बाद मुझे एक साहब ने ईमेल की। ठीक है। अब वो पॉडकास्ट से पहले मैंने ईमेल आपको दिखाई हाँ, दी है, और वो हमने प्रिंट आउट्स भी अपने पास रखी, ईमेल काफ़ी लंबी है और अब मैं वो स्क्रीन पे लगा दूंगा ताकि लोग भी पढ़ सकें कि वो क्या ईमेल है। मैं उस पर से कुछ इन्फॉर्मेशन उनकी ब्लर आउट कर दूंगा। ठीक। लेकिन एक दफ़ा हम ईमेल को गो थ्रू कर लेते हैं। सही है। क्योंकि ये एक ऐसी ईमेल है, उसमें उन भाई साहब ने एक अच्छी ऑब्जर्वेशन लेके कुछ सवालात पूछे हैं, कुछ अपनी ज़ात से रिलेटेड, कुछ और जनरल ओपिनियंस। तो हम नॉर्मली पॉडकास्ट एक फ़्लो में कर रहे होते हैं, बट एक अच्छा मौका है कि एक बंदे के क्वेश्चंस भी एड्रेस हो जाएंगे विद समबडी दैट आई ट्रस्ट एंड नो कि हाँ उसको नॉलेज है, ही नोज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, और उनके सवालात का उनको भी और सुनने में जो काफ़ी ऑडियंस सिमिलर क्वेश्चंस रखती है, क्योंकि ये काफ़ी सारे सवालात लोगों के मिलते जुलते हैं, तो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं थोड़ी सी ईमेल पढ़ता हूँ कि हाय मिस्टर नकीर रज़ा, आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम। माय नेम इज़ XYZ. I have seen your videos about Canadian experience which are highly informative. Your last podcast number 4 is exceptional and deepens into Canadian and Pakistani reality in general. I am an electrical engineering electronics graduate and have worked in Pakistan for 5 years as a property manager and solar design engineer for my father's company, as we did both real estate and solar installations. Then I went to Fujairah, UAE, and served as a procurement engineer for 1.2 years for an Emirati firm. Because of certain relational problems back in Pakistan, I had to come back. Now I'm planning to go to Austria for my master's in the next 7 months, so I can upskill while I'm in my late 20s. I need your opinion on that. तो नीचे अब उनके कुछ सवालात हैं जिन पे वो ओपिनियंस चाह रहे हैं। तो पहला सवाल है भाई का कि डू आई हैव टू डू अ मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ एज आई थॉरली enjoyed procurement in UAE, or should I continue in electrical, especially in renewable energy, which I also liked a lot? दूसरा सवाल है what would be my deciding factor in my master's? Is it economics needs for my future or the desire wants of my future, because you have to sacrifice one fully or partially? मैं पूरा इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि तीसरे पॉइंट में उन्होंने बेसिकली अपनी इंटेंशंस शो किए हैं कि वो करना फ्यूचर में खुद से चाहते हैं, तो हमें थोड़ी हेल्प हो जाएगी
सवाल का जवाब देने में। तीसरा सवाल है, इन द फ्यूचर आई वांट टू इमिग्रेट टू आइदर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट। ये बात इंपॉर्टेंट है। सही। इन लाइट ऑफ दिस व्हाट वुड बेनिफिट मी, बिजनेस स्टडीज़ विद अ टेक्निकल बैकग्राउंड और ओनली टेक्निकल बैकग्राउंड। अब हम दोबारा सवाल नंबर 1 पे वापस आते हैं कि उन्होंने पूछा कि मैं मास्टर्स करूं बिज़नेस में क्योंकि मुझे प्रोक्योरमेंट में यूएई में अच्छा लगता था, या फिर मैं इलेक्ट्रिकल में करूं क्योंकि वो उस बंदे की कोर स्किल है जिसमें उसने अपनी अंडरग्रेड की डिग्री ली हुई है और वो भी उसको पसंद है, यानी दोनों ही शौक हैं। नाउ ही इज़ एट अ क्रॉस रोड्स। तो सबसे पहले मैं आपको दावत दूंगा कि आप जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे दें कि इस बंदे को क्या करना चाहिए। देखें, अगर तो जहाँ तक बात है कि इस बंदे ने अगर कनाडा आना है, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि बेहतर है कि इलेक्ट्रिकल साइड पे आए, ठीक है, क्योंकि ये एक टेक्निकल वर्क है और इसका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी है और फ्यूचर भी है। और जहाँ तक बात है कि आप बिज़नेस स्टडीज़ वगैरह करते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पर उसको भी आपको अच्छी एक जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसमें एक मसला ये है कि यहाँ पर मोस्टली जो पहली जॉब होती है ना लेनी, वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है सिक्योर करना उसको, स्पेशली अगर आप अकाउंटेंट हों या आप बिज़नेस की फील्ड में हों। अनलेस आप यहाँ से पढ़े न हों तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, आपको ना बड़ा ख्वार होना पड़ता है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में होंगे, टेक्निकल में होंगे, तो उसके यहाँ पर कुछ आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप किस प्रोविंस में आके सेटल होना चाहते हैं, और उसके बाद जो है आप वी आर गुड टू गो। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो ये लगती है कि जी यू कैन बी ऑन योर ओन बॉस। यू कैन, अगर आपको जॉब नहीं मिलती एंड यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यू कैन रन योर ओन कंपनी एंड डू इलेक्ट्रिकल थिंग्स फॉर मैनी प्रोजेक्ट्स। जो घर बन रहे होते हैं, जो घरों की रिपेयर्स हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई इलेक्ट्रिकल काम करवाना है अपने घर में, एक बंदा आएगा और वो आके कहेगा जी कि मैं ठीक है ये काम कर देता हूँ, मैं आपको आवरली जो है वो $100 चार्ज करूँगा। काम जो होगा वो 2 मिनट का होगा, वो चार्ज करेगा $100, ठीक है, और आप उसको, तो इसमें ज़्यादा ग्रोथ है। अगर आप चीज़ों को नोट करें, क्योंकि मैं इतने अरसे से यहाँ पे रह रहा हूँ, तो यहाँ पर मोस्टली जो गोरे होते हैं वो ज़्यादातर टेक्निकल फील्ड्स में जाते हैं, क्योंकि उनको उसमें एक तो ये होता है कि किसी के अंदर काम करना पसंद नहीं आता और वो ज़्यादा पैसे भी कमा लेते हैं क्योंकि वो टेक्निकल फील्ड होती है। तो वो एक ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। मैं ये इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काश जब मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया था तो शायद मैं इस तरह कोई चीज़ कर लेता तो वो डिफरेंट होता। इसलिए मैं अपने बच्चों को फोर्स नहीं कर रहा कि जी क्या आप बड़े हो कि आपने डॉक्टर बनना है, क्या करना है। मैं कहता हूँ यार अगर टेक्निकल फील्ड में आना है तो वो भी ठीक है, क्योंकि यू विल बेसिकली मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही होगी कनाडा के लिहाज से। तो या दैट्स व्हाट आई रिकमेंड। ओके, आपने बात की कि आपके ख़्याल में उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आगे फर्दर परसू करना चाहिए, एंड आई वुड एग्री विद दैट। उसमें 2-3 बातें जो मैंने नोट की वो बड़ी क्लियर इस तरह हैं कि बिज़नेस प्रैक्टिसेस, एक इसी तरह मुझे एक ईमेल आई थी, वो भाई साहब लॉयर थे, लॉ हो गया, बिज़नेस हो गया, मुल्कों में काम करने का तरीका हो गया, तो इट वेरीज डिफरेंट। इवन दो कि उस बंदे ने MBA किया हुआ है और उसने UAE में उस बेसिस पे प्रोक्योरमेंट में जॉब की हुई है, उसने प्रोक्योरमेंट में जॉब की है और वो अब MBA देखना चाह रहे हैं, या वो चाह रहे हैं कि वो अपनी टेक्निकल में ही परस्यू करें। तो चूँकि बिजली पाकिस्तान में भी पॉजिटिव से नेगेटिव में ही फ़्लो करती है, वो पूरी दुनिया में पॉजिटिव से नेगेटिव में ही फ़्लो करती है। कहने का मकसद ये है कि लर्निंग कर्व, अगर वो इलेक्ट्रिकल को आप परस्यू करते हैं तो शायद हाँ आपको सर्टिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, आपको अपने प्रोविंस से रजिस्टर होना पड़ेगा अगर आपको आयरन रिंग वाला इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है। यहाँ पे जनाब जब आप एक फुल ब्लोन इंजीनियर होते हैं और आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है तो एक आयरन रिंग सेरेमनी होती है जिसमें आपको लोहे की एक रिंग देते हैं जो कि एसोसिएशन की तरफ से होती है, इट्स एन एक्चुअल रिंग। तो अगर आप वो वाले इंजीनियर हैं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। जैसे आपने बताया, आपने डिज़ाइन आप साइन ऑफ कर सकते हैं, आप अपनी कंपनीज खोल सकते हैं, आप आगे एसोसिएट इंजीनियर्स रख के डिप्लोमा वाले लड़के और लोग जो अभी पाकिस्तान इंडिया वगैरह से आए हैं और अभी इंजीनियर नहीं हैं तो आप उनके साथ एक टीम बना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो अगर आप अभी इलेक्ट्रिकल परस्यू कर लें तो एक तो आपका लर्निंग कर्व कम है, दूसरा कल को आप जब अपना बिजनेस उसकी बेसिस पे खड़ा कर सकेंगे तो फिर उस वक्त MBA करना
आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मे बी आप पे पाबंदी तो नहीं है कि आपने आज एक स्टडी करनी और उसके बाद कुछ नहीं करना। तो आई थिंक कि अगर आप अभी आए यहाँ पे और अपनी इलेक्ट्रिकल की फील्ड को फर्दर परस्यू करें, क्योंकि एज जमशेद सेट के टेक्निकल फील्ड में पैसे आप अपनी मर्ज़ी के रख सकते हैं, और स्किल बेस्ड जॉब ऐसी जॉब हैं जो एआई और ये ऑटोमेशन और ये सारी चीज़ अभी फ़िलहाल एटलीस्ट हमारे जनरेशन के लाइफ टाइम में दे इट वॉन्ट टेक ओवर वो वाली जॉब्स। लेकिन जो बाकी बिजनेस की हैं, मोर एंड मोर एस्टैब्लिशमेंट्स आर गोइंग ह्यूमन लेस, वहाँ पे सारा ऑटोमेटेड सिस्टम है। कम से कम लोग यूएस में अमेज़ॉन का एक स्टोर है जिसकी छत में इतने कैमरे लगे हैं और शेल्व्स वेटेड हैं, तो आप वहाँ से चीज़ें उठा के यू जस्ट वॉक आउट और आपको ऐप पे मैसेज आया था कि आपने ये ख़रीदा, और वो 99.9% एक्यूरेसी के साथ वो कर सकता है। तो वो लोगों से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो बंदा जिसने ये चीज़ डिज़ाइन की है उसकी नौकरी तो बच गई ना। तो टेक्निकल बंदा बच जाता है, लेकिन जो मैनुअल लेबर, जो बिजनेस सेलिंग, वो चेंज हो रही है। मैंने यहाँ पे आके देखा सेलिंग और अब ना लोगों का बाइंग बिहेवियर अब वो नहीं है जो सेल्स पिच वाला काम आज से 30 साल पहले कार सेल्समैन यहाँ पे होते थे आपको सौदा। अब लोग बड़े इन्फॉर्मेटिव हैं, यूट्यूब का ज़माना है, इंटरनेट, वो अपनी रिसर्च करके आते हैं, उसने जो लेना है उसने वो लेना है। और वो हाँ कुछ लोगों को आप अपना वो बेच सकते हैं मंजन, लेकिन मोस्ट पीपल नो व्हाट दे वांट। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई वुड आल्सो से कि आप इलेक्ट्रिकल को परस्यू करें क्योंकि इट्स टेक्निकल, इट्स स्किल बेस्ड और वो आपको फ़ायदा देगी। मूविंग ऑन, अब हम चलते हैं जनाब पॉइंट नंबर 2 पे। वो कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी माई डिसाइडिंग फैक्टर्स इन माई मास्टर्स, इज इट इकोनॉमिक्स, नीड ऑफ माई फ्यूचर और द डिज़ायर्स, बिकॉज यू हैव टू सेक्रीफाइस वन और फुली पार्शली। आई एम नॉट श्योर मुझे 100% उनकी बात समझ आई है, बट मैं उसमें I'll let जमशेद give his opinion first और फिर मैं उस पर बात करता हूँ। देखें, जो मुझे समझ लगी इनकी बात से वो ये है कि जी मैं मास्टर्स जो करूँ वो कौन सा वाला मास्टर्स करूँ, ठीक है, मैं बिज़नेस साइड पे जाऊँ कि मैं इलेक्ट्रिकल की साइड पे जाऊँ। तो अगेन अगर आप पहले से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्योंकि मेरा इसमें इतना नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बंदा नहीं हूँ, तो आई डोंट नो कि उसमें मास्टर्स की डिग्री क्या होती है। अगर उसमें मास्टर्स की डिग्री है, आई एम प्रीटी श्योर कि कोई ना कुछ तो होगा, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी है, चाहे आप कनाडा पढ़ने के लिए आ रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हो, किसी भी कंट्री में, मोस्टली जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं वो आप ये देखते हैं कि जो आपकी जो फ्यूचर स्टडी है क्या वो पीछे वाली जो प्रीवियस स्टडी से मैच करती है कि नहीं करती, और उसकी बेसिस के ऊपर, क्योंकि उन्हें देखना होता है कि जी कि आपकी जो ग्रोथ है वो जो आप करने जा रहे हैं वो किस लिए करने जा रहे हैं। आप पहले आप डॉक्टर थे और आप कह रहे हैं जी मैंने अब MBA करने जाना है, तो कहेंगे इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। तो मेरे हिसाब से तो आपको अपनी फील्ड के अंदर ही करना चाहिए, मास्टर्स की डिग्री उसी में लेनी चाहिए, ताकि वो आपका एक अच्छी अपने एक डिपार्टमेंट पे आपको जो है ना वो एक होल्ड हो जाएगा उस चीज़ का कि जी मैंने इस चीज़ में किया हुआ है मास्टर्स मैंने। और बाद में कहीं जाके अगर आपने MBA की डिग्री करनी है तो वो आप कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपनी फील्ड में ही करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ उन्होंने जो मेंशन की, वो कह रहे हैं मास्टर्स उन्होंने करना है ऑस्ट्रिया से, और फिर भले वो ऑस्ट्रेलिया जाएं या कनाडा, वो एक सेपरेट चीज़ है। आई एम नॉट श्योर, मे बी जब वो ये वीडियो देखें तो वो फिर हमें बता दें। मेरे जहन में सवाल है कि वाई नॉट डू योर मास्टर्स इन ऑस्ट्रेलिया और कनाडा इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री, कनेडियन एक्सपीरियंस, कनेडियन जो एजुकेशन है उसके पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिलते हैं। अगर आप कहेंगे मैंने ऑस्ट्रिया से फ़लाँ मास्टर्स किए, कहेंगे ठीक है, लेकिन इसकी फिर भी एक्रीडेशन वो इक्विवेलेंस निकलेगी और वो उस तरह से आपकी काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यूरोप में ग्रूम करना है अपने आप को, यूरोप में फ्लरिश करना है, तो फिर ऑस्ट्रिया की डिग्री इज़ फाइन। फिर आप जर्मन भी सीखें, फिर आप उस रीजन में वही बात है अपने आप को एक्सेल करें। लेकिन इफ़ यू वांट टू कम हियर, तो मैं तो आपको फिर मैं इससे एक स्टेप पीछे जाके सजेस्ट करूँगा कि वो जो ऑस्ट्रिया वाला आपका प्लान है उसको भी रीथिंक करें और उसको देखें कि अगर मैंने जाना अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो मुझे उसकी एजुकेशन, पैसे आप खर्च रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो यू प्रॉब्ली आर बेटर ऑफ कि आप वहाँ की एजुकेशन। और उसका फिर प्लस पॉइंट हो जाता है ना, अगर आपने यहाँ से पढ़े होंगे तो आपको जॉब मिलने में भी आसानी होगी, ठीक है, आपको PR मिलने में भी आसानी होगी। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं। आई नो कि थोड़ा टफ होगा, हो सकता है कि ऑस्ट्रिया में अगर लेट्स सपोज आपका मास्टर्स डिग्री जो है वो, अगर अब मुझे पता नहीं ऑस्ट्रिया का, लेकिन अगर वहाँ पे लेट्स से कि जी $30,000 में हो रही है, तो यहाँ पे हो सकता है वो आपके 40,000 में हो, तो लेकिन उसके फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। हाँ, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स तो उसके बेहतर हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। तीसरा सवाल है उनका कि इन द फ्यूचर आई वांट टू इमिग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट, इन लाइट ऑफ दिस व्हाट वुड बेनिफिट मी बिजनेस और टेक्निकल
or only a business studies with a technical background or only technical background? मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट इस तरह से कर दूँ पहले कि मैं तो समझता हूँ कि आप जो जहाँ मर्जी जाएं, एट द एंड ना जमशेद आपके लिए फ़ैसला कर सकते हैं, ना मैं आपके लिए फ़ैसला कर सकता हूँ. वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको कह सकते हैं कि मुझे लगता है ये और मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे. लेकिन आपको क्या करना है वो आपको ही पता है, वो आपका अपना डिसीजन है. यू आर एन एडल्ट, तो यू कैन मेक योर ओन चॉइस. आप अपना पैशन यहाँ आके अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं इस फिक्र के बगैर कि कल को मैं भूखा मर जाऊँगा. ऐसा नहीं होता. आप अपना पैशन, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आप समझते हैं कि सस्टेनेबली आप कर सकते हैं और उसमें 10 साल 15 साल का करियर आप बना सकते हैं, तो आई थिंक कि यू शुड परसू दैट. वो चाहे बिजनेस हो, चाहे आप हमसे एग्री करें ना करें, इट्स अप टू यू, लेकिन वो करें जिसमें आपका अपना पैशन है और जो आप लंबे अरसे तक कर सकें. आप हमारे मशवरे पे कहने के बाद आप इलेक्ट्रिकल परसू करें, 6 महीने बाद आपका दिल नहीं लगे, तो वो तो फिर सिस्टम ख़राब है. यू शुड मेक योर ओन डिसीजन, लेकिन हम आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी बात से. सॉरी, आप कुछ कहने लगे थे. नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पर जो अगेन ये मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ. अब जैसे मेरा एक दोस्त पाकिस्तान से यहाँ पर आया और वो वहाँ पर एक हाईली क्वालिफाइड डेवलपर था और वो एक मैनेजर लेवल पोजीशन पे काम कर रहा था. लाइक उसके अंडर कोई 100 बंदा काम करता था. यू मीन वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर में, ठीक है. तो यहाँ पर जब वो आया तो उसने अपना रेज्यूमे जब रिक्रूटर को दिया तो रिक्रूटर ने आगे उससे कहा कि मेरे भाई आपको इस तरह के रेज्यूमे पे जॉब नहीं मिल सकती, यानी आपको इतने लेवल पे जॉब यहाँ पे नहीं मिलेगी. यू हैव टू डाउनग्रेड. क्योंकि यहाँ पर एक मसला ये है जो कि मैं उसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एम्प्लॉयर्स ऐसे ही करते हैं. वो आपको कभी भी ना राइट अवे अपर मैनेजमेंट की पोजीशन नहीं देते, ठीक है. यू हैव टू वर्क फॉर इट. उसको आपने लेके चलना होता है. क्या कहते हैं कि जी आहिस्ता आहिस्ता कि मैं नीचे से स्टार्ट किया ऊपर आया. तो उसने कहा ठीक है, मुझे तो अपनी फील्ड में जॉब चाहिए, तो मैं जो हूँ क्या कहते हैं स्टेप डाउन से भी स्टार्ट कर लेता हूँ, तो क्या होता है इससे. लेकिन वो आज खुश है. वो कहता है यार मैं अगर मैनेजर पोजीशन में बैठा होता तो शायद आज मैं ज़्यादा परेशान होता, क्योंकि जितना बर्डन वो डाल देते हैं इस फील्ड के अंदर, तो उससे बेहतर है कि मैं एज ए कोडर काम कर रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग मोर मनी देन मैनेजर. तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की. आपने बड़ी अच्छी बात की. मैनेजर ना हमारे वहाँ पे वो चूँकि वो एक सोशल हायरार्की में लोगों ने ऊपर मूव करना होता है, तो एक्सपेक्टेशन होती है कि अपनी करियर के लोग 30s में मैनुअल लेबर की जॉब से निकल के अगर स्टार्ट में उस तरह भी स्टार्ट किया था तो अब वो मैनेजेरियल रोल में आ चुके होंगे, या ऑफिस रोल में, या एक ऑफिस चेयर कुर्सी इस तरह की. हमें अच्छा लगता है ना कि बच्चे ने इंजीनियरिंग की थी यूईटी से, वहाँ से गुलाम इसहाक से, जीकी से, या नस्ट से, या कराची से, और वो देखो क्या कर रहा है. तो वो दे वांट यू टू बी एन ऑफिसर, या आप ऑफिस में बैठे और आपको 4 बंदे सलाम करें, तो वो एक इज़्ज़त का म्यार समझा जाता है, विच इज़ ओके. कल्चर की बात है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक मैनेजर इज़ जस्ट अनदर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी. वो आपको कुछ कामों में आपके, क्योंकि आपसे एक तो एक्सपेक्टेशन होगी कि आप अपना काम बगैर कहे, आप कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि कुछ चीज़ें जो आपको पता है आपकी जॉब का हिस्सा है वो हो रही हैं क्लॉक वर्क की तरह. उसमें कोई इशू आते तो मैनेजर विल बी देयर टू सपोर्ट. लेकिन मैनेजर आपका वो नहीं है कि वो आपको संडे को भी कॉल करे और वो आपको कॉल उठाने पड़े कि जी सर क्या हुआ. यहाँ पे कोई नहीं है. मैं अपने मैनेजर की कॉल फ्राइडे 5 बजे से मंडे सुबह 8 बजे के दरमियान नहीं देखता, नहीं उठाता. अक्सर उसने की भी है, और फिर वो ना उसके बाद वो मुझे पूछता है ना कुछ, क्योंकि उसको भी पता है अगले का वीकेंड है. उसने डिस्टर्ब किया तो ही इज़ द वन जिसको थोड़ी सी ऑकवर्डनेस हो रही होती है मंडे वाले दिन मुझे कहते हुए कि यार वो अच्छा एक काम था, सॉरी मैंने तुम्हें वीकेंड पर डिस्टर्ब किया. पाकिस्तान में होता है कि तू फ़ोन नहीं चुकिया मेरा मंडे वाले दिन. तो वो थोड़ा सा आपको ये सोच के आना पड़ेगा कि एक इंजीनियरिंग वाले रोल में यू विल बी अ सोल कंट्रीब्यूटर, लेकिन आप अगर अपनी स्किल इन्हांस कर लेते हैं तो फिर आप अपने मर्ज़ी का मुल मांग सकते हैं, आप अपने मर्ज़ी के टाइमिंग्स पे आ सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी के लोगों के साथ काम कर सकते हैं. बट इफ़ यू आर अ मैनेजर तो वो आप मिन्नते तरले जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, वो समटाइम्स करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपका जूनियर आपके कहे में नहीं है तो एक सर्टेन लेवल के बाद तो ऑफ कोर्स आपको उसको डील करना पड़ेगा. लेकिन
समटाइम्स मैनेजर्स मैंने देखे जो मिडिल मैनेजमेंट होती है ना, दे आर पावरलेस, उनके ऊपर वाले भी उनसे एक्सपेक्टेशन रख के बैठे होते, नीचे वाले सुनते नहीं है, तो वो दरमियान में बेचारे पिस रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में ना जाइएगा। आई वुड सजेस्ट कि अपनी फील्ड में एक्सेल करें, और उसके फ़ायदे हमने डिस्कस कर लिए। चौथा पॉइंट जनाब कह रहे कि दिस वन इज़ रिलेटेड टू योर पॉडकास्ट, आई ट्रूली एंजॉयड इट, बट कैन यू kindly ask questions to your audience about why we Pakistanis are not able to develop a sense of community in Canada or even in UAE, which I observe what Indians have created. अब ये बात उनकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी वैलिड है, लेकिन मैंने अभी कभी इस पे बात उस तरह नहीं की, बट अभी चूँकि एक सवाल आया हुआ है, तो आपका इस पे क्या ख्याल है? यार मेरा इस पे ख्याल ये है कि हम एज ए पाकिस्तानी, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन बात जो है वो है, हम ना एक दूसरे से ना बहुत मेरा ख्याल में जेलस होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं कनाडा बैठा हूँ तो यार नकी क्यों आ रहा है कनाडा, ठीक है। अब तक यार वो अगर नकी आ रहा है कनाडा तो उसने कौन सा मेरी जॉब ले लेनी है, ठीक है, या उसने कौन सा जो है वो मेरे से कहना है कि जी मुझे अपना तुम अपार्टमेंट दे दो या घर दे दो। उसने जो करना है अपने बलबूते पे करना है, ठीक है। तो उस चक्कर में मेरे ख्याल में ना हम किसी को हेल्प करना ही नहीं चाहते, ठीक है। और जो पहले यहाँ पे आ जाता है वो समझता है जी कि मैं तो बड़ा सॉरी टू से फन्ने खाऊँ जी, मेरे से तो कोई अच्छा है ही नहीं, ठीक है। ज़्यादातर इस तरह की ही देखने में आता है, लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते, ठीक है। अब एक मिसाल है कि हम लोग भी तो लोगों को गाइडेंस देते हैं ना कि भाई किस तरह यहाँ पर आना है, क्या कैसे करना है, लेकिन मोस्टली लोग ऐसे ही होते हैं। अगेन सोचने की बात है अपनी अपनी कि लोग किस तरह इस चीज़ को लेते हैं। शायद वो लोग नहीं चाहते कि जी कि हम लोग किसी की हेल्प करें, और वो लेग पुलिंग ज़्यादा होती है रादर देन के एक दूसरे की हेल्प करें। और नो डाउट इंडियंस बाकी हेल्प करते हैं जी, और दैट्स द रीज़न आपको यहाँ पर इतने इंडियन स्टूडेंट नज़र आते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, गाइडेंस देते हैं। हम पाकिस्तानी जो होते हैं वो कहते हैं जी कि मैं आ गया हूँ तो दूसरा क्यों आए यहाँ पे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। आप अगर YouTube भी उठा के देख लें, जब मैंने YouTube पे चैनल बना के वीडियोस अपलोड करने का मेरा स्टार्ट में मकसद ही ये था कि व्हेन आई वांटेड टू कम हियर, और मैं YouTube पे देखता था कि कोई गाइडेंस, कोई मैं दुनिया में के दूसरे कोने में जा रहा हूँ कुछ मिल जाए, इंडियन लोगों की इतनी वीडियोज़ आपको मिल जाती हैं, और आज भी ऐसा ही है। लेकिन हमारे लोग जाते हैं और वो कहते बस बेटा चुप कर जाओ, अपनी इज्जत है ऐसे, मतलब वो अगले को बताने, यानी ये ऐसे जैसे अगले को बताने से आपका रिस्क छीन लिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ऊपर वाले ने देना है, रिस्क अल्लाह ने देना है। और अगर नकी यहाँ पे आ गया, और अगर नकी किसी और के आने से इतना ही खौफज़दा है कि वो आएगा तो पूरे कनाडा में नकी के लिए राशन ख़त्म हो जाएगा, तो ये नकी की सोच का मसला है। तो अगर आप उस सोच को अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर आपने फ़िज़िकली अपने आप को मूव कर लिया, लेकिन मेंटली आज भी आप वहीं फंसे हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए कि हमारे मेरे ख़्याल में यही है कि पाकिस्तानी लोग आपस में लेग पुलिंग, वही बात है, ज़्यादा हम करते हैं। और इंडियन लोग भले शायद वो उस लेवल पे अभी नहीं पहुँचे कि एक दूसरे को उभार के आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे के रास्ते में उतना नहीं आते जितना हम लोग आते हैं। और एक ही दिन हम अलग हुए थे, और एक ही लोग हैं, और एक ही दिन वो डिवीजन हुई थी। तो सॉरी बात सिंपल सी ये है कि एक थोड़ी एग्जांपल देता हूँ। आई नो आपने एक पॉइंट रेस करना था, आप बल्कि अपनी बात कर लें, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये रेस करना था, जैसे मैं आई थिंक शायद उन्होंने ये बात यहाँ पर आगे भी की हुई है 6 क्वेश्चन में, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा टच कर देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर इवन जो लोग पॉलिटिक्स में भी हैं पाकिस्तानी, वो भी जो है लेग पुलिंग का काम करते हैं, ठीक है। वही उसी तरह की ही हरकतें करते हैं जो पाकिस्तान में दूसरे ओपोनेंट के लिए की जाती हैं। आप यहाँ कनाडा में बैठे हुए हो यार, आप यहाँ पे पॉलिटिक्स अगर कर रहे हो तो आप वहाँ की पॉलिटिक्स यहाँ मत लेके आओ, जो यहाँ का कल्चर है उसको उस तरह लेके चलो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बगैर नाम लिए। कुछ अर्सा पहले इलेक्शंस हो रहे थे, तो मुझे ना बाकायदा व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि जी ये देखें जी, ये फ़लाना बंदा जो है ये पाकिस्तानी, इसके ये पहले काम थे और ये इस तरह है, ये इस तरह है, इसको आप ना सपोर्ट करें। मैं कही देखें ये मेरा मसला है कि मैं किसको सपोर्ट करूं, किसको ना सपोर्ट करूं, ठीक है। आप मुझे ये ना बताएं कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ में वो क्या करता है या क्या नहीं करता, ठीक है। मुझे जो समझ लगेगी, मैंने जिस बंदे को वोट देना है, मैंने पहले देखना है कि जी वो बंदा इस काबिल है कि क्या वो फ्यूचर के लिए बेहतर है कि नहीं है।
तो वो होता ये यहाँ पे कि यहाँ पर इवन जो पॉलिटिशियन लोग भी हैं वो भी सिर्फ यहाँ पर सिर्फ अपने कुर्सी के लिए आते हैं, मेंटालिटी वही है जो बैक होम है, ठीक है, और वो आके कुछ नहीं करते सवाए बातों के। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडियन पॉलिटिशियंस को देखें उनका कितना इन्फ्लुएंस है कि यहाँ पर कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी अगर मैं स्टैट्स उठा के देखूँ पिछले 3 साल के 2020 से लेकर 2023 तक, आप बिलीव नहीं करेंगे 1.4 मिलियन के करीब इंडियन स्टूडेंट्स आए हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, और पाकिस्तानी कितने आए हैं, मेरा मुश्किल से शायद 50,000 भी नहीं होंगे इन 3 सालों में। तो ह्यूज डिफरेंस देखें आप, उसकी क्या रीज़न है, क्यों इंडियंस के वीज़े अप्रूव होते हैं डिस्पाइट, क्यों वहाँ पे क्या फेक काम नहीं होते, वहाँ भी होते हैं, हमारे क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं कि हमारे हर चीज़ ठीक होती है रिजेक्ट हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज कि उनके यहाँ पे लॉबी स्ट्रॉन्ग है। हमारे पाकिस्तान में की मुसीबत ये है कि अगर कोई पावर में आ जाता है तो वो पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ ये सोचता है कि जी कि मैंने अपने आप को कैसे यहाँ पर ऊपर लेके आना है, मैंने कैसे अपनी यहाँ पे, मैं कह नहीं रहा कि यहाँ पर जेबें भरते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ना, वो सोचते नहीं इस चीज़ के बारे में। ये अगेन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है किसी को पसंद आए ना पसंद आए, लेकिन ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। नहीं, दीज आर जस्ट ओपिनियंस, और ओपिनियंस हर एक के अपने हो सकते हैं। हम किसी को मशवरा नहीं दे रहे कि आप फलां को फॉलो करें, हम बस कह रहे हैं कि हर एक का अपना एक्सपीरियंस है। वो बात है ना टांग खींचने वाली, उससे मुझे याद है पाकिस्तान में जब मैं था जॉब करता ना, तो हमारी कंपनी ने ना हमारी एक ट्रेनिंग करवाई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, सॉफ्ट स्किल की कोई ट्रेनिंग थी, और उसमें ट्रेनर ने ना एक एक्सरसाइज करवाई आपकी मेंटालिटी आपको समझाने के लिए। उसने ना कहा कि 10 लोग स्टेज पे आ जाएं, तो आई थिंक 35 लोग थे, उसमें से 10 लोग स्टेज पे आ गए। सही। अब वो 10 लोगों को उसने कहा कि सबको हाथ में ना एक फूला हुआ गुब्बारा पकड़ा दिया, ठीक है, और साथ में एक बड़ी वो जो ऊन बुनने वाली कंदुई सुई होती है ना, वो पकड़ा दी। सही। यानी आप उसको मारते तो वो फट जाता। अब हर एक के हाथ में एक गुब्बारा है और एक सुई है बड़े वाली, और उसने कहा है कि आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है, और जिसका गुब्बारा, ये एग्जैक्ट अल्फाज थे, 1 मिनट का टाइम है और 1 मिनट के एंड पे जिसका गुब्बारा सलामत रहा वो जीत जाएगा। जैसे ही उसने टाइमर स्टार्ट किया, सारे अब भाग रहे हैं एक दूसरे का गुब्बारा फाड़ने के लिए कि किसका गुब्बारा एंड पे बचना है। 1 मिनट बच होने लगा था, आई थिंक किसी का गुब्बारा तब तक नहीं बचा था जब तक वो 1 मिनट हुआ। तो कहते कि कोई भी नहीं जीता होगा। हाँ, तो कहते अगर अच्छा अगर एक आधा कोई बच जाता तो फिर एक बंदा जीत सकता था। उसने कहा हाँ, उन लोगों ने कहा हाँ। उसने कहा लेकिन आपने इंस्ट्रक्शंस मेरी क्लियरली शायद सुनी नहीं थी। मैंने कहा था कि ये सुई है, ये गुब्बारा है, 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के एंड पे जिसका गुब्बारा बचा होगा वो जीत जाएगा। तो अगर आप किसी का गुब्बारा कोई भी ना फोड़ता और सब 1 मिनट सिर्फ सुकून से खड़े रहते तो आप सब जीत जाते। लेकिन आपने इंस्ट्रक्शन को इस तरह लिया कि इसका मतलब है कि 1 मिनट में मुझे चूँकि सुई दी हुई है तो मैंने सबके गुब्बारे फाड़ने। ये आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन थी, मैंने ये इंस्ट्रक्शन में नहीं कहा था। और अब हम हंस भी रहे हैं और वो रियलाइजेशन एक बैठ रही है कि यार हम इस तरह सोचते हैं। सोच कहाँ जाती है कि गुब्बारा मैंने फाड़ना है। उसने कहा ही नहीं कि किसी का, उसने कहा 1 मिनट के एंड तक जिसका गुब्बारा सलामत रहा, उसने ये कहा ही नहीं आपने। लेकिन जैसे ही वो टाइमर स्टार्ट हुआ हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़े कि जी कि हमने बस गुब्बारा को फाड़ना है। एग्जैक्टली। अगर हम रुक जाते तो हम सबका गुब्बारे हम सब जीत सकते, वी कुड ऑल हैव बीन विनर्स, बट इंस्टेड नोबडी वन दैट डे। एग्जैक्टली। तो ये एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है कि वो जो है ना, आई विश कि मुझे पता होता है कि क्या रीज़न है। वो शायद हमारी जेलसी, किसी लेवल पे जेलसी ही है, और किसी लेवल पे ख़ुद में स्किल ना होने के बावजूद वो एक ना हम समझते हैं, समटाइम्स हम क्लेम कर देते हैं कि जी मैं तो फ़लाँ लीनिएज का हूँ या तो मैं तो फ़लाँ हूँ। यानी हम अपने बड़ों के कारनामों के ऊपर फ़ख्र करके अपने आप को कहते हैं मुझे तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजरती। आपको अपने आप को ख़ुद प्रूव करना है। आपके बाप दादा ने जो किया वो अच्छी बात थी, बट आप उनके कंधों पे बैठ के सारी ज़िंदगी नहीं सर्वाइव कर सकते। दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं PSA ग्रुप के अंदर ही कि जी कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है जिसमें मैं एडमिशन लूँ और बाद में मुझे उसकी बेस के ऊपर नौकरी अच्छी मिल जाए। तो मैंने उनको ये समझाता हूँ कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के बेसिस के ऊपर आपको नौकरियाँ नहीं मिलती। हाँ, अगर टॉप की होगी तो एक उसका एक प्लस पॉइंट होता है, लेकिन नौकरी मिलती है कि आपके पास क्या स्किल सेट है। नॉट के जी कि मैंने टॉप 1 में यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया है तो मुझे जो है इसकी बेस के ऊपर नौकरी मिलेगी, मुझे आता कुछ नहीं है।
ऐसे नहीं होता। हाँ मतलब आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ डू एग्जिस्ट और उनका एक वही है। बात है, एक इम्प्रेशन होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप में वो स्किल नहीं है और अगर आप वो उसको फॉलो थ्रू नहीं कर सकते बाद में, तो वो डजंट रियली मैटर कि आप कहाँ से आए। बट तो सॉरी बात लंबी हो गई। नहीं कोई मसला नहीं, बात करने के लिए ही बैठे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हम इस ईमेल को ख़त्म कर लें। इसका फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन है जनाब के, ये भी पॉडकास्ट से रिलेटेड है। व्हाई डू इंडियंस वांट टू अपस्किल देमसेल्व्स ईगरली व्हाइल वी पाकिस्तानीज आर ओनली रेडी फॉर लेग पुलिंग? और वो खैर वही सवाल दोबारा आ गया एक तरह से। इज इट अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू आवर सोशल फैब्रिक? हमने खैर इस बारे में थोड़ी बहुत बात कर भी लिया। लेकिन मैं इसमें एक थोड़ी सी एक और चीज़ ऐड करता जाऊँ अगर टाइम है हमारे पास, तो वो ये है कि हम लोग ना एक हमारे माइंडसेट में ये बात बैठी हुई है कि अगर मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैंने बस यही काम करना है, ठीक है। अगर आपको एक जॉब नहीं मिल रही इस चीज़ के अंदर और आप कहते हैं यार कि मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिप्लोमा कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल प्लम्बिंग का, ठीक है जी, उसमें मैं अच्छे पैसे कमा लूँगा, तो वाई नॉट। ये चीज़ इंडियंस करते हैं, हम नहीं करते। वो ईगो अपनी छोड़ के अनाज छोड़ देते हैं। हम नहीं करते। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगेन सब लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली लोग जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। आई नो कि आपने पैसे कमाने होते हैं, ठीक है, और आप उस चक्कर में होते हो कि यानी जितनी ज़्यादा सेविंग हो सकती है हम कर लें, लेकिन आपको फिर ज़ाहिर बात है काम भी ऐसे करने पड़ते हैं। लेकिन वो ईगो में आके आप कहते हैं जी मैंने ये काम नहीं करना। ऑन दी अदर हैंड जो इंडियन स्टूडेंट है वो कहता है जी जो मर्ज़ी काम दे दो मैं कर लूँगा। तो इसलिए आपको हर जगह मोस्टली रेस्टोरेंट्स या जो भी आर्ट जॉब हो रही हैं उसमें मोस्टली आपको इंडियन नज़र आते हैं। आपने ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। मेरी यूट्यूब पे ना कुछ दिन पहले एक वीडियो आ रही थी, एक कनेडियन पॉडकास्ट थी और वो फार राइट के व्यूज़ थे उनके, जिस तरह से वो लग रहा था। उसमें वो लोगों को तो खैर डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो अपनी गवर्नमेंट और उसकी वजह से कनेडियंस के लिए जो मसाइल हैं उनकी डिस्कशन हो रही थी। माजी में ना ये वाली जॉब्स, जहाँ तक मैंने उस कॉन्वर्सेशन से बात समझी, टिम हॉर्टन्स हो गया, ये जो सेल्स एसोसिएट हैं, या ये जो वॉलमार्ट, कॉस्को, दीज यूज्ड टू बी समर जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स। और वो होता था कि आपने समर ब्रेक पे आप कुछ नहीं कर रहे तो चलो बेटा 3 महीने तुम्हारे पास। और यहाँ पे लोग चूँकि फ्रॉम एन अर्ली एज 15-16, क्योंकि बचपन में 8 साल के तो वो लेमनेड स्टैंड लगाने के उनको बताते हैं, शुरू कर देते हैं कि भाई अपना पैसा किस तरह कमाते हैं। तो वो 15-16 साल की उम्र से उनका दिमाग शुरू हो जाता है। एंड बाय द टाइम देर इन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में तो वो कोई साइड हसल और वो कुछ अर्न करने की तरफ जा रहे होते हैं। तो ये वाली जॉब्स होती थी उस फेज़ के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बड़ा एक अच्छा ज़रिया कि लोग जो मैच्योर हैं वो टिम हॉर्टन्स में ही मैनेजर और उससे ऊपर और सुपरवाइज़र और दूसरी कंपनीज़ में, बट ये जो स्टाफ होता है जो आपको सर्व करता है, जो ऑर्डर प्रिपेयर है, जो कुक है, जो ये वो है, कैशियर है, ये सारी जॉब स्टूडेंट्स ले लेते थे। और फिर वो एक लॉट ख़त्म होती थी, फिर वो फॉल सेशन आता था, फिर एक लॉट आए थे, तो वो एक हाई टर्न ओवर वाली 6 माह 5 माह के हिसाब से वो चलती रहती थी। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है कि जब एक गोरा जाता है तो वो अपने राइट्स जानता है और वो सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना आपसे कहीं बेहतर जानता है। एक बंदा जो पाकिस्तान में पैदा हो उसको तो पता ही कुछ नहीं ना यहाँ पे क्या, मैं तो आगे यहाँ के सिस्टम को समझ के एक्सप्लॉइट नहीं करूँगा, तो वो जानता है। और वो जब जाके एम्प्लॉयर को नखरे 4 दिखाता है कि मेरी तो एलर्जी भी है, मैं तो फलां दिन भी नहीं आ सकता, मेरी तो कैट भी बीमार हो जाती है, मेरा तो ऐसे भी है, मेरा भी, तो एम्प्लॉयर कहता है यार। और वो आजकल की गवर्नमेंट्स ने इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बना दी कि अब आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा, तो अब आप हर एक को ऐसे निकाल नहीं सकते बिला जवाब, बिला रीज़न। तो वो उनके लिए एम्प्लॉई सिर्फ तनख्वाह वाला एम्प्लॉय नहीं, उसके अलावा बड़े हिडन खर्चे और सरप्राइजेज हैं जो उनको पसंद नहीं है एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, लेकिन वो यहाँ की कल्चर की वजह से अब बढ़ रहे हैं। कम टू इंडिया। इंडिया में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, पाकिस्तान में पॉपुलेशन ज़्यादा है, गुर्बत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी हम सीख करते हैं, हमारे लिए यहाँ पहुँच जाना बड़ी बात है। और फिर वो हमें पता है कि हमें लास्ट तुबा पॉडकास्ट में बता रही थी कि उन्होंने पॉपाई से शुरू किया अपना जर्नी, तो काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो हम लोग वो उफ़ नहीं करेंगे
जब हम स्पेशली वहाँ से आ रहे हैं और हमने यहाँ भी सेटल होना है, तो अगर हम अपनी वो थोड़ी देर के लिए ना मार लें, जो इंडियंस बड़ी अच्छी तरह मार लेते हैं, तो वो फिर हर जॉब के लिए फ्लेक्सिबल होते हैं, वो खुश दिली से वो करते हैं। उसका नुकसान यहाँ के बैठे कनेडियन जो लोग हैं वो ये फील करते हैं कि भाई देखो, जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इमिग्रेशन से रिलेटेड और थी तो हमारे बच्चों को समर्स में जॉब मिलती थी और एक सिस्टम हमारा चल रहा था। अब जब से ये बाहर से बेदरेग बंदे मंगवाए जा रहे हैं जो उफ तक नहीं करते, चाहे $15 दो चाहे $12 दो, और उसकी वजह से हमारे बच्चों को वो नौकरी नहीं मिलती, तो उसकी वजह से इन लोगों के दिलों में हम जैसे लोग यानी हमारे स्किन कलर के लिए एक नफ़रत का बीज बोया जाता है, जिसमें आपका देन अगेन मेरा किसी इंडियन किसी पाकिस्तानी का कोई कसूर नहीं। हमें तो एक अपॉर्चुनिटी मिली, हमने अपने हालात को बेहतर करने की कर ली। वो तो यहाँ की गवर्नमेंट प्लानिंग करती है ना कि क्या होगा, और वो अनफॉर्चुनेटली इतनी अच्छी नहीं कि लोग लड़ते हैं तो फिर आपस में लड़ें, और वो नफ़रतें ना आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हैं। देन अगेन अच्छे लोग हैं, बट वो पॉडकास्ट कुछ इस तरह की थी, तो एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मिला कि दूसरी साइड किस तरह अफेक्ट होती है हमारे इनएक्शन से। सॉरी, आप कुछ बात करने लगे। नहीं, मैं जहन में बात आई थी निकल गई जैसे। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर समर जॉब्स जो आप बात कर रहे थे, स्पेशली सब समर आता है तो यहाँ पर जो सिटी की, जिसको हम पाकिस्तान में जो कहते हैं ना, लाहौर में कहते हैं LDA की जॉब्स जो होती हैं, यहाँ पे वो सिटी की जॉब कहा जाती है, सिटी या टाउन की जॉब कही जाती हैं। तो उसमें होता है कि आपने जो यहाँ पे पार्क्स होते हैं उनकी सफाई करनी है, पौधों को पानी देना है। उसमें मैंने कोई भी देसी बंदा नहीं देखा आज तक, ठीक है, हत्ता कि वो जॉब्स ज़्यादा पे करती हैं, वो मिनिमम वेज से ज़्यादा पे करती हैं आपको। आपका ख्याल है उसमें नॉलेज की कमी है या उसमें इंटरेस्ट की कमी है? इंटरेस्ट की कमी। क्यों? क्योंकि अगेन वो वाली बात ना कि थोड़ी सी ईगो कि जी कि मैं जाके सफाई क्यों करूं जी, एक गार्डन की मैं जाके पौधे क्यों लगाऊं, ठीक है। अब मैं जब अपनी बात करता हूं, मैं जब यहाँ पर आया था एज ए स्टूडेंट, मेरी पहली जॉब जो थी वो यूनिवर्सिटी के अंदर मील हॉल में बर्तन धोने की थी, ठीक है। मैंने पहले यानी कि जो पहला काम शुरू किया था वो बर्तन धोने का काम शुरू किया था, और टिका के धोए बर्तन। क्यों? यार पैसे मिल रहे थे। ये था कि फ़ीस तो पाकिस्तान से आती थी, रहने का ख़र्चा भी पाकिस्तान से आता था। सिर्फ जॉब इसलिए करते थे कि यार चलो एक्स्ट्रा जो पैसे मिलते हैं ना वो घर वालों से मांगने नहीं पड़ेंगे, ऊपर की कमाई, वो खुद जाके मूवी देख लेंगे, खाना खा लेंगे, ठीक है, अपना कोई शौक गैजेट ले लेंगे। गैजेट का शौक तो मुझे पहले से था, तो इसलिए काम करता था, ठीक है। लेकिन अक्सर लोग, और मज़े की बात यह है कि हम लोग पहले पाकिस्तानी थे, मैं और मेरा रूममेट, जिनको जॉब मिली थी मील हॉल में, वो किसी को देते नहीं थे जॉब, यानी कि लोकल्स के अलावा। फिर उन्होंने देखा कि यार कि हम लोग तो मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, हम छुट्टियां नहीं करते। उन्होंने कहा इन लोगों को जॉब दो। सही। हाँ, तो ऐसे तो वही ना कि वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कुछ उनकी हरकतों की वजह से, लेकिन अब हम इस सिचुएशन में हैं, अब इससे भाग नहीं सकते। अब ये नहीं कि अब इतना इंडियन वापस चला जाए या इंडियन पाकिस्तान, ऐसा तो नहीं हो सकता। नाउ यू हैव टू मैनेज। तो मैनेज यही है कि गवर्नमेंट को छोड़ के भी पॉइंट ऑफ व्यू बस समझ लें हम उनका और वो हमारा, तो शायद फिर हम ईजी होके थोड़ा बेहतर रह सकें। क्योंकि गवर्नमेंट्स मसले हल करने नहीं आती, वो मसले और बढ़ाती हैं। उनकी कोशिशें और अपने इंटरेस्ट्स के लिए होती हैं, भले वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, भले वो कनाडा की गवर्नमेंट हो, उन्होंने अपना इंटरेस्ट देखना होता है। एग्जैक्टली, वो ऐसे ही है। अच्छा जनाब, अब आगे हम आखिरी पॉइंट पे इनके, जो छठा पॉइंट था, वो कह रहे हैं कि ये भी पॉडकास्ट से रिलेटेड है। Will we Pakistanis have political economic influence in Canada or in overseas soon? As I've seen in UAE that supermarkets are overwhelmed with Indian products but countable Pakistani products. इस बंदे की ऑब्जर्वेशन अच्छी है चीज़ों के बारे में। आपके पास कुछ है इस पे कहने के लिए? अगेन वही वाली बात कि यहाँ पे जो हर बंदा अपनी बारे में सोचता है, हम एज ए कॉम कलेक्टिवली नहीं सोचते, ठीक है। हर एक की अपनी अपनी है कि वो कहता है कि बस मेरी प्लेट में सब चीज़ आ जाए, किसी और के प्लेट में ना जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पेशली GTK में आपको देखने में मिलता है कि यहाँ भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे पूरे कनाडा का नहीं पता, लेकिन GTA में तो खैर है। लेकिन कमिंग बैक टू मसला वही है कि हर बंदा सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अब जब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे जहन में कोविड के दिनों में ख्याल आया कि यार कि मैं क्यों ना पाकिस्तान से चीज़ें इंपोर्ट करूँ, यहाँ पर जो है मैं अपनी चीज़ें लेके आऊँ और मैं उसको लोगों को बेचूँ, ठीक है। तो मैं बग़ैर नाम लिए मैं कुछ स्टोर्स पे गया, मैंने जाके कहा कि अगर मैं आपको इस तरह सामान ला के दूँ तो आप क्या मेरे से सामान लेंगे? तो उस बंदे ने बड़ी रूडली तरीके से मेरे से बात की और कहा कि जी कि नहीं,
मैंने कहा अगर मैं आपको अच्छे रेट पे दूँ और अच्छी क्वालिटी की चीज़ दूँ, कहते फिर भी नहीं, कहते जो पहले से मार्केट में बैठे हैं वो आपको यहाँ पे घुसने नहीं देंगे, आप ये देखें। और वो जो पाकिस्तानी बैठे हैं कहते हैं आपको वो यहाँ टिकने नहीं देंगे अगर आप ये काम करेंगे। तो मैंने सोचा यार मैं कि यार फिर इस काम में पढ़ने की ज़रूरत क्या है, कि जब मुझे एक टेंशन लगी रहनी है कि जी कि मेरा सामान आ रहा है और वो बिक नहीं रहा बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, तो मैं ये काम क्यों करूँ। क्योंकि मैं रहता हूँ इधर GTA में, तो GTA में आपको पता है कि ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, तो अब मैं कहीं और तो रहता नहीं। हाँ, मैं शायद कहीं और रह रहा होता बिल्कुल छोटी सी जगह पे, तो शायद मैं वहाँ पे काम कर लेता। लेकिन आपने उन भाई साहब की बात पे ट्रस्ट किस बेसिस पे किया? आप उनको जानते थे या? हाँ, मैं नहीं कि उसको जानता था, फिर भी उसने मुझे रूट तरीके से बात, फिर भी उसने रूट तरीके से बात की, तो मैं थोड़ा सा हुआ यार यू नो मी राइट एंड यू आर इस तरह बिहेव कर रहे हो। तो कहता है यार आई एम सॉरी, आपसे कोई सामान ख़रीदेगा ही नहीं। लेकिन देन अगेन ये फिर वो उस तरफ ही बात जाती है ना, जिस तरह हम कह रहे थे कि हम लेग पुलिंग करते हैं, तो मे बी आपको उतने चैलेंजेस ना आने होते, लेकिन उस भाई साहब ने पहले ही बात होने से पहले ही आपका एंथुजियाज्म मार दिया। तो मैंने कहा यार जब यहाँ पे ऐसी मेंटालिटी है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं ये काम करूँ। नहीं, देन अगेन मैं इस पे थोड़ी सी मुख्तलिफ राय रखता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि इवन दो अगर ये राय अगर आपको कोई दे, अगर आपने कुछ करना है और आपको लगता है कि मेरा शौक़ है, मुझे देन अगेन नहीं पता था कि वो इम्पोर्ट कितना शौक उसमें इन्वॉल्व था और कितना वो, क्योंकि कोविड वाज अ डिफरेंट टाइम, लोग वक्त के लिहाज से मैनेज कर रहे थे, पीपल वर नॉट नेसेसरली फॉलोइंग देयर पैशन। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो अगर आप उसको वक्ती उसके लिए कर भी रहे थे, तो आपको अगर आपने फ़ैसला किया था और आपने रिसर्च की थी, तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं उस बंदे की बात सुन लेता, लेकिन या तो मैं और रिसर्च करता अगर मैंने करना होता, या फिर मैं वही करता जो मैंने करना था। समटाइम्स मैं ऐसे करता हूँ, मैं लोगों की बात सुन लेता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, सुन लिया, समझ लिया तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मैं करता वही हूँ जो मैंने करना होता है। तो मुझे लगता है किसी लेवल पे उस बंदे ने वही हरकत जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, कि पाकिस्तानी दूसरे को सक्सेसफुल नहीं होने देते, उसने देखा कि यार ये कल को ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो जाए, होलसेलर बन के उसने पहले ही आपकी जड़ें काट दी। अनफॉर्चुनेटली आपने उस वक्त उसको छोड़ दिया। पैशन नहीं था, बस ऐसी जो होता है ना कि वेले बैठे बंदे को ख्याल आता कि यार कि चलो क्यों ना इसमें ट्राई किया जाए, ठीक है। तो मैं कहा चलो ठीक है, क्योंकि वो मेरा पैशन नहीं था। अगर पैशन होता तो वो डिफरेंट चीज़ थी, फिर मैं कहता कि यार के हाँ नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात बजाय, लेकिन उससे प्रॉब्लम हाईलाइट यही होती है ना कि वो आपका जज्बा आपको वो भी कह सकता है कि हाँ यार ये ऐसे होता है, चार आपको मशवरे देता, शायद आप ना ही करते, लेकिन आपको इनकरेजमेंट मिलती, जो डिस्करेजमेंट हाँ मिली ना, तो वो देखें देने वाला तो डिस्करेज कर देगा, और मैं आपको इधर बैठ के कह सकता हूँ कि आप ना लेते, लेकिन हर बंदा एक ही तरह से नहीं एडवाइस देता। हो सकता है आपको उसके साथ रिलेशनशिप ऐसा होता है कि यू लुक्ड अप टू हिम, या सर्टन चीज़ों में आप उसकी राय को अहमियत देते। तो अगर एक ऐसा शख्स आपका वो जज्बा मार देना, तो मैं समझता हूँ ऐसे शख्स को थोड़ी मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी से जवाब देना चाहिए जब आपसे कोई इस तरह की बात करो, ताकि अगले का जज्बा भी ना ख़त्म हो और उसको आप रियलिटी में भी रखें कि वो कोई बिल्कुल गलत फ़ैसला भी ना करने जा रहा हो। असल में यार मेरी ना एक बहुत बुरी आदत है, मैं ज़्यादातर ना आप कह लें कि बहस में नहीं पड़ता, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, अगर तुम कह रहे हो ना कुछ, तुम्हें लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है, यू आर गुड, यानी कि मैं, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं कहा ठीक है भाई, अगर आप ये कह रहे हो तो ठीक है, दैट्स फाइन। वो बस मेरी एक, मैंने सोचा था, मैंने कहा ठीक है, नहीं हो पॉसिबल है तो छोड़ो पड़ा यार, क्या उन झंझट में पड़ता है। बंदा कई दफ़ा सोचता है क्या कई चीज़ें करने की, मैं कहता है यार ठीक है, नहीं करते, इट्स ओके। क्योंकि फिर अभी भी है ना कि बंदा अगर आप पेरिशेबल आइटम्स लेके आ जाएं और आपकी बिके ना, तो फिर तो आपका लॉस है ना, कि मैं क्या करूँ इन पेरिशेबल आइटम्स का। देखिए रिस्क तो हर बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो वो फिर मैंने कहा कि यार इट्स फाइन, लेकिन मुझे ना उस बंदे की, क्योंकि वो बंदा मैं उसको जानता था, वो मुझे भी जानता था, मैं कि यार इसको बात करने का तरीका ना मुझे समझ नहीं आई इसकी। यानी कि ये बंदा बात आराम से भी कर सकता था कि भाई ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है, आप सोच समझ के करना जो भी आपने करना है, लेकिन उसका बात करने का तरीका ऐसे था जैसे वो ये काम करता है और मैं उसके साथ कंपटीशन खड़े करने वाला हूँ। वो हमारी यही नेचर है ना। देखें ट्रैफिक से लेके शादियों के खाने तक वो कंपटीशन ही होता है। हमें लगता है कि छिन ना जाए, चला ना जाए, मेरा हक ना मार लिया जाए, तो मैं पहले अगले का हक मार लेता हूँ। तो शादी के खाने की कोई वीडियो आप यूट्यूब पर उठा के देख लें या अपनी ट्रैफिक, तो वो यही होता है कि इससे पहले कि मेरे साथ जाती मैं अगले के साथ जाती करते, तो विच इज़ वेरी रॉन्ग उसको लेने का तरीका। बट खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट,
उन्होंने बोला कि मुझे सुपरमार्केट्स में भी जो है ना पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स उस तरह नज़र नहीं आती। आपकी बात ठीक है किसी हद तक, यस, क्योंकि हम इस वक्त बैठे हुए हैं ग्रेटर टोरंटो एरिया, GTA उसको बोलते हैं, और यहाँ पे इंडियंस पाकिस्तानी की चूँकि अच्छी खासी पॉपुलेशन और कम्युनिटी है, तो यहाँ पे सुपर स्टोर्स पे इंडियन पाकिस्तानी मसाले ढूंढने में मसला नहीं होता। लेकिन दैट बीइंग सेड, इंडियन स्पाइसेस बाकायदा पूरा इंडियन आयल आपको मिल जाता है जहाँ पे इंडियन स्पाइसेस ही पड़ी होती हैं, और उसमें उसी सेक्शन में कहीं पे आपको शान बॉम्बे बिरयानी मिल जाएगी, बेक पार्लर की केचप नज़र आ जाएगी, कनौर नज़र आ जाएगा पाकिस्तान का, या कोई एक आधी कोई और चीज़। तो वो एज सच उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे इंडिया से चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं, और जो उन्होंने इस्टेब्लिश चैनल किए हैं उसमें वही वाली बात है, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट करने के लिए जितनी रुकावटें, लास्ट पॉडकास्ट में साथ था वो, मुझे वहाँ एक बिजनेसमैन के मसले बता रहा था कि क्या मसले हैं, तो बहुत हर्डल्स हैं और यार। वही बात है वो एक्सपोर्ट में आई कैन ओनली इमेजिन कि आपको वहाँ से चीज़ यहाँ पे सिस्टम बना होगा उसको लेके आने का, और चैनल्स भी होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से चीज़ें सीधे तरीके से निकालने का, और जब किसी को वहाँ पता लगे कि ये बंदा ये बिजनेस में मुनाफा कमा रहा है और मेरा हिस्सा नहीं आ रहा, तो वो आपको फिर एक अलहदा एक्साइज एंड कस्टम उनको देना पड़ेगा, तो वो निकालना वहाँ से चीज़ मुश्किल है। मैं साथ की वही वाली बात, मैंने भी आपकी सारी पॉडकास्ट देखता हूँ, साथ की वही वाली बात कि वहाँ पर उसको पता चल जाए सही, ठीक है, वो कहेगा जी मेरा हिस्सा किधर है। अब एक एग्जांपल मेरे पास है, मेरा दोस्त क्या के प्लॉट्स हैं वहाँ पर, ठीक है, तो एक प्लॉट जो था वो कमर्शियल जोन में आ गया, तो उसने कमर्शियल करवाने के लिए पाकिस्तान गया, तो धक्के खा रहा था कि काम मेरा हो जाए, फ़ीस भर दी, सारा कुछ हो गया, वो नहीं कर रहे थे काम। तो उसने कहा जी क्या मसला क्या है, नहीं कि सब कुछ तो मैंने दे दिया आपको। कहते हैं जी देखें जी साफ सीधी सी बात है, आप बाबू बंदे हैं, ये आप पैसे दें तो आप काम कर देंगे। कहते हैं क्या मतलब, फ़ीस तो दे दी है मैंने। कहते हैं नहीं जी आप पैसे दें तो हम कर देंगे। देखिए कितने पैसे, तो कहते हैं देखें जी आपका प्लॉट कमर्शियल हो के 5 करोड़ से वो 20 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है, तो हमें भी तो कुछ देना। तो उसने कहा जी कितने, तो उसने आगे से मुंह फाड़ के कहा, कहता है 25 लाख। तो उसने कहा जी, तो कहते हैं जी, कहता है दें आपका 10 दिन में काम हो जाएगा, और कहता है अगर ना तो कहता है ये फ़ाइल पड़ी है, पड़ी रहेगी। तो उसने कहता मुझे मजबूरन देने पड़े पैसे, हाँ, वो सिस्टम ताकि उसको वो चेंज कर सकें। वहाँ सिस्टम रिश्वत के बगैर नहीं चल सकता। अगर आपने एक रीज़नेबल अमाउंट में अपना टाइम, रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम में अपना काम करना है, तो देयर इज़ नो अदर वे, क्योंकि अगर आप लीगल सही पेपर वाले बुक के तरीके से जाएंगे फिर आप वहीं खड़े रहेंगे। यहाँ पे कम से कम ये है कि अगर आपको पता है कि यार ये दिस इज़ द राइट वे टू डू, और वो चीज़ लीगल है, हमें कोई मसले नहीं होते वो काम करने के लिए। हम जाते हैं, जाके एप्लीकेशन देते हैं, फ़ीस देते हैं जो नॉर्मल होती है, वो कहते हैं ठीक है जी एवरीथिंग इज़ चेक 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 गुड, हियर यू गो, डन। एक फ़र्क जो मैंने नोट किया है, यहाँ पे आपको अगर प्रोसेस का पता है ना एक जगह के, तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से जाके कह सकते हैं ये लिखा हुआ मुझे पता है, और वो उस पर एकदम बैकफुट पे हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम अपनी अगर कंपनी की पॉलिसी जिसके लिए काम करें उसको हम चूँचा उस पर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आपको प्रोसेस पता भी हो, मैंने एक एग्जांपल उसामा के साथ बैठा मैं डिस्कस कर रहा था कि मुझे पता था कि बैटरीज में लेके अपने चेक पैकेज में जा सकता हूँ, मैंने उनकी वेबसाइट पे CAA की देखा है, लेकिन वो मुझे कहते हैं हम तो इसको मानते ही नहीं है। तो फिर वो एक मेंटालिटी का फ़र्क है। तो भाईजान आपकी ईमेल हमने डिस्कस किया एट लेंथ, हमने वही कॉन्वर्सेशन, सब कुछ वही बात है, कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, बट वही बात है कि सोच बदलना एक दिन का काम नहीं है, एक महीने का काम नहीं है, एक साल का काम नहीं, इट्स अ जनरेशनल चीज़। मैं अपने तौर पे इस पॉडकास्ट इन सिटिंग्स से मुख्तलिफ लोगों के पर्सपेक्टिव से वो एक छोटा सा वो समंदर में जो है ना अपना छोटा सा कप डाल रहा हूँ ये वाला पानी से भर के जो अभी खाली है, कि अगर उसमें हम कुछ ऐड कर सकें वैल्यूएबल, ताकि अगर कोई आ रहा है तो उसको पता हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या करने लगा हूँ। आई विश मुझे वो चीज़ें जो आज पता है 4 साल बाद वो पाकिस्तान में बैठे हुए पता होती ना, एंड गॉड नोज इट्स नॉट फॉर अ लैक ऑफ ट्राइंग कि मुझे वो नहीं मिली, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी ना, कि किसी पाकिस्तानी ने एट लेंथ इस तरह बैठ के गुफ्तगू की हो, किसी को बताया हो। हम आते बा बेटा चुप, अल्लाह ने इज़्ज़त दी है तो चुप करके बा अपना करो और जाओ और फिर गायब हो जाओ, तो हम हेल्प नहीं करते। और उसकी ईमेल में 2-3 बातें अच्छी थी कि इंडियंस में यस देयर इज़ अ बिगर सेंस ऑफ कम्युनिटी, और वो चीज़ सारे नोट करते हैं और वो आपको नज़र आती है। दूसरा ये कि आपको
मेरे मुताबिक अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, वो भले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, भले बिजनेस है, लेकिन आपको फिर जमशेद ने भी और मैंने भी थोड़ा क्लियर कर दिया कि क्या क्या रास्ते आपको कहाँ कहाँ लेके जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस चूज़ करते हैं, यू विल बी वर्किंग फॉर समबडी एट एन अर्लियर स्टेज, और अगर आप टेक्निकल करते हैं तो यू कैन डू अ बिजनेस एट अ लेटर स्टेज, बट यू विल हैव मोर पावर मूविंग फॉरवर्ड। और जनाब, जाने से पहले कैमरा आपका है, इफ़ यू वांट एनीथिंग टू ऐड टू द डिस्कशन और एनीथिंग इन जनरल, तो यू आर मोस्ट वेलकम। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें एज ए कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, और जितना भी हो सके। हाँ, ये मत सोचें कि मैं जिस बंदे की हेल्प कर रहा हूँ आगे से मुझे वो क्या बेनिफिट देगा, क्योंकि अगर आप इस तरह सोचना शुरू हो गए तो फिर कोई भी किसी की हेल्प नहीं करेगा। तो इसकी बग़ैर किसी से सोचे कि अगला बंदा मुझे क्या देगा, आप उसकी बस हेल्प करेंगे जिस तरह भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसों से हेल्प करें, आपका किसी का मशवरा बिल्कुल मशवरे की भी बहुत हो जाते हैं, तो यही बहुत होता है। दैट्स अ वेरी गुड थाट। और जाते जाते फिर एक दफ़ा बता दूं कि जमशेद से ये ईमेल डिस्कस करने का इसलिए मकसद था क्योंकि थोड़ा सा स्टडी से रिलेटेड इसके अंदर डिस्कशन थी, और जमशेद एज अ स्टूडेंट आए थे, ही इज़ बिन थ्रू हिज फेयर शेयर ऑफ स्ट्रगल्स गेटिंग टू वेयर ही इज़ एट राइट नाउ। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको उनका दिलवा दिया। मैं लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन है इस वीडियो की, उसमें जमशेद का इंस्टाग्राम, इनका यूट्यूब लिंक कर दूँगा। अगर आपको कोई कुछ सवाल जवाब आए तो आपको कोई इशू तो नहीं है। ये लोगों की हेल्प भी कर देते हैं। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ट्राइंग टू कम हियर, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो आई एम श्योर अगर वो आपको लिखें तो जमशेद जो है ना वो थोड़ा उनको टाइम दीजिएगा। हाँ, ऑब्वियसली अब ये ना हो कि आप अगर इस वीडियो को 2000 लोग देखते हैं तो वो आपको ओवरवेलम कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन होपफुली मेरा मकसद ये था कि हम इस चीज़ को एक रनिंग थीम रख सकते हैं कि जो भी आपके स्टूडेंट्स अफेयर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, सेटलिंग डाउन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो चूँकि जमशेद इज़ द ओनली गाय आई नो हुज़ बिन हेयर फॉर लॉन्गर देन आई हैव, वरना बाकी जिन लोगों को मैं जानता हूँ वो सर्कल मैंने आके बनाया तो वो लोग मेरे बाद आए यहाँ पे, तो उनको मैं कुछ बता रहा होता हूँ, तो मैं आपसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो इस वजह से आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस वीडियो के लिए अच्छा था। आई होप आपको वीडियो से कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सीखने को मिली हो। भले ईमेल एक भाई साहब की थी, लेकिन उसमें जो सवालात और जो हमने बातें की वो हम सबसे जनरली रिलेट करती हैं। जमशेद, आपको बहुत शुक्रिया दोबारा आने का, और आई होप आपको हम जब दोबारा भी ज़हमत देंगे तो आप ज़रूर पॉडकास्ट का हिस्सा बनेंगे। और आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। आपका पॉडकास्ट सुनने का शुक्रिया। जो लोग इस पॉइंट तक अभी तक पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आपका स्पेशल शुक्रिया। और इसी बात के ऊपर मैं इसको करता हूँ ख़त्म। अगली पॉडकास्ट में किसी और गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक अपना सब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और जमशेद को अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।